नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माई चाइल्ड टेक इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज बताऊंगा मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस, जो एग्ज़ाम 6 मार्च को होने वाला है। और इस बार पोस्ट भी 320 के आसपास हैं, काफ़ी पोस्ट आई हैं। तो जान लेते हैं आखिर इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले जान लेते हैं कि ये कि एग्ज़ाम कितने फेजेज़ में होता है। तो जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम है वो 3 फेजेज़ में होता है। 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। तो लास्ट फेज़ है दैट इज़ इंटरव्यू। वो इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। ठीक है। तो मेन हमारा जो फेज़ 1 और फेज़ 2 होता है, ठीक। तो फेज़ 1 में देख लेते हैं कि क्या क्या पूछते हैं। तो फेज़ 1 में अगर हम देखें तो जो है, जो सिंपल बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं, आईबीपीएस हो गया या एसबीआई हो गया, उसका जो मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है वही लगभग होता है फेज़ 1 का सिलेबस। इसमें मैथ्स पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, जीए पूछता है और इंग्लिश पूछते हैं। सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की ये होती है कि किसी बच्चे का अगर मैथ्स थोड़ा वीक है और इंग्लिश थोड़ा वीक है तो वो रीजनिंग और जीए पर ध्यान देकर एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। एक और बात कि हर सेक्शन की अलग कट ऑफ निकलती है। 30 नंबर की क्वांट आती है, 60 नंबर की रीजनिंग आती है, 80 मार्क्स की आती है जीए और 30 मार्क्स की आती है इंग्लिश। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो क्वांट है और जो इंग्लिश है उसका जो वेटेज है वो कम है, 30 और 30 मार्क्स का है। जबकि रीजनिंग और जीए का वेटेज कितना है, मिला के 140 मार्क्स का। कट ऑफ अराउंड 100 जाती है। अगर आपके जी और रीजनिंग ही अच्छी है तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। क्वांट और इंग्लिश की अगर आपको नॉलेज थोड़ी सी है, केवल कट ऑफ पार कर सकें इतना आप पढ़ के भी इस एग्ज़ाम को फेज़ 1 क्लियर कर सकते हैं आराम से। ये कहाँ से पढ़ेंगे हम, कैसे एक महीने में पूरा हम कवर कर सकते हैं, इसको क्रैक कर सकते हैं, इसका मैंने वीडियो बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला फेज़। भाई फेज़ 2 में आते हैं 3 पेपर। ये जो मैं बता रहा हूँ सारे फेजेस, ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं। जनरल मतलब कि जैसे ये एग्ज़ाम 3 कैटेगरी के लिए होता है, जनरल, डी डीआईपीआर और डीएसआईएम। ठीक है ना। तो वो जो डीआईपीआर और डीएसआईएम है वो तो कम पोस्ट के लिए निकलता है, उसके लिए स्पेशलाइजेशन मांगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो इकोनॉमिक्स में है या स्टैटिस्टिक्स में है वो पीजी होना चाहिए। ठीक, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनके लिए वैकेंसी 270 के आसपास आई है, उन्हें ये तीनों पेपर देने पड़ेंगे। 3 पेपर कौन कौन से हैं? पेपर 1 में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट आता है, पेपर 2 में इंग्लिश आता है और पेपर 3 में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आता है। बात समझ में आई है? तो ये तीनों पेपर देने पड़ेंगे इन कैटेगरी को। अब देख लेते हैं कि इन पेपर में क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। तो पेपर 1 की बात करते हैं भाई। इसमें मेन चीज़ और बता दूं मैं आपको, पेपर 3 में जो है ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव है, पेपर 3 भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। इंग्लिश का होता है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, मतलब कि कीबोर्ड का यूज़ करके ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। लेकिन ये जो पेपर 1 पेपर 3 है ये ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है। चलिए, तो पेपर 1 में देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। पेपर 1 में जो हमने बात की, पेपर 1 इज़ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें मेनली है तो भाई ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूरा पेपर, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी बुक से भी। जैसे हम बात करें इंडियन इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे बुक से ही। तो कहाँ से पढ़ें भाई? 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 11th और 12th का एनसीईआरटी आप वो पढ़ लीजिए, उससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के लिए आप जो है सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। जो कंपारिजन आती है डिफरेंट यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, वहाँ से कंपैरिजन पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं। तो पेपर 1 में जो सिलेबस है वो क्या है भाई? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक। जो इनके बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। ग्रोथ जैसे हम बात करें भाई, पॉवर्टी से रिलेटेड हो सकता है जीडीपी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। और जो है सोशल इशूज़ के अंदर जो है पूछ सकते हैं कि देखिए व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि जो है वेज इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है। इक्वलिटी लाई जाए सोसाइटी के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट प्रयास करती है, हर कंट्री प्रयास करती है अपने देश में। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्कीम्स, कौन सी पॉलिसीज़, क्या बेसिक टर्म्स होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक। तो वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो बजट आता है वो बजट आप पढ़ लीजिएगा।
उसमें जो मेन टर्म्स हैं वो आपको आनी चाहिए, प्लस इकोनॉमिक सर्वे जो आता है उसको आप पढ़ लो। उसमें जो मेन टर्म्स आई हैं, नई टर्म्स आई हैं, वो आप देख सकते हो। मैं कुछ आपको टर्म्स बता दूँ, जैसे कि इस बार के अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे में, तो एक टर्म आई है डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस? तो डेप्थ सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, सोवरेन क्रेडिट, व्हाट इज़ दिस? तो ये सब चीज़ें टर्म नहीं यूज़ करते हैं हर बार, बजट में भी, सर्वे में भी। तो ये टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। हम बात करें ग्रोथ रेट की, तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आते हैं। डेप्थ टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? ठीक है, जीडीपी क्या होती है? ठीक, इंडिया का जो डेप्थ है उसमें कितना फैक्टर है इंटरनल डेप्थ का, कितना फैक्टर है एक्सटर्नल डेप्थ का, डेट का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आती है इंडिया के पास, एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं मालूम होगी तो ये एग्ज़ाम क्या, आपने जो एग्ज़ाम भरा होगा और भी इसके इक्विवेलेंट, फॉर एग्जांपल यूपीएससी ईपीएफ हो या यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो भी आप नहीं क्रैक कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो सिलेबस से एक तरीके से कॉमन है। यूपीएससी और इसका भी और ईपीएफओ का भी सिलेबस कॉमन है, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 की बात करें तो ये इंग्लिश पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो ये डिस्क्रिप्टिव होगा, कीबोर्ड से लिखना पड़ेगा आपको। और मेन क्या आएगा इसमें कि एस्से और लेटर लिखना पड़ेगा आपको। कोई टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपको 200 वर्ड्स में या अराउंड, मतलब जो है 200 से ज़्यादा वर्ड्स में आपको एस्से टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर मेनली ये चेक करेंगे आपकी जो राइटिंग स्किल है कितनी अच्छी है, मतलब आप टाइम जो दिया होता है उसमें आप कितना लिख पाते हैं, कितना अच्छा लिख पाते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर चेक होती हैं। आखिर आपका जो सिलेक्शन है वो ग्रेड भी पोस्ट पर होने वाला है। ठीक, उसके बाद आपको हमेशा जो सीनियर पोस्ट है वही मिलेगी। तो इसलिए जो है वो चाहते हैं कि देखिए जो कैंडिडेट है वो ऐसा है जिसको हर तरह की नॉलेज हो, उसकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पेपर 3 है दोस्तों, वो है, मैंने बताया था फिनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। तो उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, मेन टर्म्स जो मैंने बताई पहले भी आपको भाई, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। ठीक है, एफआईआई, एफडीआई, फॉरेन फंडिंग कहाँ से आती है, फेमा, फेरा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक, जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, उसको इफेक्ट डालती हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया का, उस पर इफेक्ट डालती हैं। भाई अब बात करें पहला फाइनेंशियल सिस्टम, तो भाई नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया। ठीक, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हो गई हैं, आईआरडीए हो गया। ये सब चीज़ें, ये सिस्टम्स है, ये सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम, जो इंडिया के जो फाइनेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको रेगुलेट करता है, उनके बारे में पढ़ना। फाइनेंशियल मार्केट भाई दो टाइप का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, उनके मेन टर्म्स क्या होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए भाई ये एक टॉपिक, जनरल टॉपिक है। या तो कोई भी बीबीए की बुक आप ले लेना, पतली सी बुक मिल जाएगी, या एमबीए में जो सब्जेक्ट है वहाँ से आप बुक परचेस कर लेना, वो सही है। नहीं तो गूगल करेंगे आप तो मैनेजमेंट पीडीएफ फॉर आरबीआई ग्रेड भी, तो एक पतला सा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली एथिक्स की बात करें तो एथिक्स भी टॉपिक वास्ट है, यूपीएससी से रिलेट करता है टॉपिक। तो इसके लिए भी अगर बहुत सारा पढ़ेंगे तो जो है अभी इतना टाइम नहीं आपके पास, तो एथिक्स फॉर यूपीएससी पीडीएफ डाल देना, आपको एथिक्स का एक पीडीएफ मिल जाएगा। मेन को जो टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशन मिल जाएगी, केवल वो पढ़ के वो याद करके आप जाइए। ठीक, तो आपको जो है थोड़ा जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। बाकी तो जो है ये टॉपिक डायनामिक है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करता है कि ये कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है एथिक्स को लेकर, एथिक्स एट वर्क प्लेस। ठीक है, एथिक्स, सोशल एथिक्स हो गया है, एनवायरमेंटल एथिक्स हो गया है। ये सब चीज़ें आप जब पढ़ाई करेंगे, ठीक है, सोचेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि देखिए आखिर क्या हमारे एथिक्स हैं, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से हमें रहना होता है सोसाइटी के अंदर। सब चीज़ें आपको अपने आप ही आ जाती हैं। ठीक दोस्तों, तो स्टेप से मैंने बताया आपको कि भाई पेपर 3 है, पेपर 2 है, पेपर 1 है। ठीक है, ये आपका फ़ेज़ 2 में क्या क्या आएगा। फ़ेज़ 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ाई करी है तो मुश्किल होता है कि एग्ज़ाम निकल जाए 1 महीने के अंदर, क्योंकि फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2 के लिए आपको केवल 1 महीना और मिलने वाला है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है कि आपने पहले से पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो जो है घबराइए मत, पहले फ़ेज़ 1 पे फोकस करिए। जो फ़ेज़ 1 है
उसके लिए केवल 1 महीना मिला है आपको, तो फेज़ वन पर फोकस करिए, वो निकल जाए, उसके बाद फेज़ 2 के बारे में सोचना। मैं वीडियो लेके आऊँगा कि जाए फेज़ 2 की तैयारी 1 महीने में कैसे की जाए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, मैंने कुछ बताई हैं इसके अंदर, कुछ और बता दूँगा आपको, जिससे कि आप फेज़ 2 के लिए तैयार हो जाएँ और एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लीजिए, फेज़ 1 की तैयारी कीजिए, फेज़ 1 आराम से निकल जाएगा 1 महीने के अंदर। मैंने बता रखा है अपनी वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से आप फेज़ 1 को क्रैक कर सकते हो विद इन वन मंथ। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।